अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मज़े में फिटफाट अपनों के साथ रहें, खुशबाश हमेशा की तरह। आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन भी हमारी दुआ है ये कि सदा सलामत रहे, हर काम खैर आफियत के साथ रहे। और आपको वेलकम बैक, खुश आमदीद भी कहेंगे उन लोगों के लिए जो इन लोगों ने अभी भी हमें ज्वाइन किया है, और क्योंकि हमने अभी अभी ही प्रोग्राम का आगाज़ किया है। शुक्र करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिसने कुल कायनात को तख्लीक़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह ताला ने आज का एक और दिन, जी हाँ, एक और दिन से हमें नवाजा है। अल्लाह ताला ने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ हम चले फिरे, देखा और शुक्र कहा कि तेरा मालिक, शुक्र है मालिक का। अपने बड़ों को सलाम पेश किया और अपने छोटों को शफ़क़त का हाथ फेरते हुए घर से निकल पड़े अपने काम की जानिब। दुआ है कि जा अल्लाह के आज सबके काम खैर आफियत के साथ मुकम्मल हों। जिस मकसद के लिए किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो वो भी खैर आफियत के साथ टल जाए और मुश्किलात दूर हो जाएं। जो दुआएं शफ़क़त का हाथ लिए अपने वालिदैन का दुआएं समेट के चलते हैं तो वो फिर कैसे हो कि वो चीज़ें मुकम्मल ना हों। लेकिन अगर आपके हक़ में बेहतर हो तो हो जाए तो कहीं बेहतर है। अगर कोई मसला है तो अल्लाह नोज़ बेटर कि आपके लिए बेहतर क्या है। तो वो कहते हैं कि एक के बाद एक होता है। सब्र रखें, सब्र तहम्मुल के साथ चीज़ों को देखें, परखें, थोड़ा गहरा सांस लें, जल्दबाजी का शिकार ना होइए। अक्सर आज के बच्चा जो है वो काफ़ी जो है वो अपनी चीज़ों को बहुत फास्टली रैपिड एक्शन चाहता है कि वो जल्दी से सारे काम हो जाए। तो जल्दी जल्दी तो काम हो ही सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जल्दी में कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर उसमें बाद में अफसोस करना पड़े। तो उस लफ्ज़ अफसोस से बचने के लिए, उस परेशानी से महफूज रहने के लिए हम कदम सोच समझ के उठाएं ज़रूर, ताकि आप अपनी जो है ट्रैक की जानिब जो रवा दवा है उसकी तरफ आपका जो स्टेशन है वहाँ जो आपने पहुँचना है वहाँ पहुँच सके। बहुत से लोग अब ज़ाहिर है बैक टू स्कूल भी हो गया है, बच्चे अब स्कूल जाने भी लगे हैं माशाल्लाह से, और ख़वातीन अपनी एक रूटीन में आ चुकी हैं माशाल्लाह से। और घूमना फिरना नानी के घर, दादी के घर, ना से बल्कि घूमना फिरना अपर एरियाज़ की बात की जाए, बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान। और कराची से बाहर निकले, बहुत से हमारे कराची वाले मेहमान, हमारे दोस्त, हमारे अपने जो हैं वो कराची में ही अक्सर वक्त निकाल देते हैं। लेकिन निकलें ज़रूर अपनों के लिए, ना सिर्फ अपने लिए ज़रूर वक्त दीजिए, तो ये आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को कितना हसीन और जमील बनाया है। चारों मौसम रखे हैं, खूबसूरत अंदाज़ है, गुफ्तगू है, लोग हैं कि नाम रोशन है पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब सब्र शुक्र करें, तवक्कल अल्लाह करें और सीधे राह पे चलते रहिए और किसी नेगेटिविटी का शिकार ना हो। यानी कि किसी बुरी बात पे, किसी झूठ सा पर मुश्किल जो हमें सिखाई गई है कि हमने इन चीज़ों से इज्तनाब करना है। किसी को एक तरफ सुनकर ही हमने फ़ैसला नहीं कर लेना है कि ये जो है ऐसा गलत है। नहीं, पहले सोचें, दो तरफ़ा राय कायम करने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहा है और वो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद फिर फ़ैसला करेंगे हाँ ओके। फिर एक से दो की राय भी ले ली जाए तो मुश्किल नहीं होगा, तो ज़िंदगी आसान रहेगी और आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगे किसी के लिए तो हमेशा ही परेशान रहेंगे। तो उस परेशानी को हल करने के लिए खैर आफियत तलब कर लें, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, कि खैरियत से पहुंच गया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या मेरा बेटा दफ्तर पहुंच चुका है। और जब आता है खैर आफियत के साथ तो अम्मा जी इंतज़ार करती हैं, और जब अम्मा आती हैं तो अब्बा, सब मतलब एक गहमा गहमी होती है, सबका वन बाय वन करके वापस आना, और घर में दोबारा से शाम की चाय और फिर खाना दस्तरखान पे लग जाता है, और खूबसूरत सा दस्तरखान अपनी रौनक बख्शता है अल्लाह के करम से। तो सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे जनाब अली, सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। और आपका बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह कि आप लोग हमें देख रहे हैं और हमें परखते हैं और आप हमें साथ देते हैं हमारा। आज जो है वो ज़ाहिर कराची की हम बात करते हैं कि सिटी 21 कराची बेस्ड चैनल है बेसिकली, और कराची की हर खबर पर होती है नज़र। और माशाल्लाह से हमारे तमाम ही सहाफ़ी, तमाम ही रिपोर्टर्स बर वक्त आपको आगाह करते रहते हैं और आप हमें जो है उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। हम बात करते हैं मेयर कराची साहब मुर्तज़ा वहाब साहब की बात की जाए तो मेयर कराची और बात करें सड़कों पर शहर की सूरत हाल का थोड़ा सा जायज़ा। वैसे तो आपको पता ही है, आप आते हैं तो हम और आप तो रोज़ाना जायज़ा ले लेते हैं कितने हैं मसाइल से शिकार, कहीं पानी है तो कहीं गटर उबल रहे हैं तो कहीं मसले मसाइल हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन कैब कैसे हल होंगे तो दिन रात एक कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी टीम के साथ। कहाँ का निकलते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊं कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ओल्ड सिटी एरिया का अचानक से उन्होंने दौरा किया। मेयर कराची ने जारी तरक्याती कामों का मौके पर जायज़ा लिया। शहरी मसाइल के हल के लिए रात गए फील्ड में मेयर कराची खारा दर, मीठा दर और ओल्ड सिटी एरिया में तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर कराची का शहर शिकायत बराए रास्त सुनने का भी उन्होंने फ़ैसला किया। कराची की बेहतरी के लिए रात गए मेयर कराची मतहरिक को तरक्याती कामों में पेशरफ
मेयर कराची ने तफसीलात जान ली, शहर की खूबसूरती और तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो, शहरियों की सहूलत अवलीन तरजीह है, मुर्तज़ा साहब का कहना है। और मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठूँगा, ये तो उन्होंने कह दिया है। और अक्सर बेशतर लोग इस पर मीम्स भी बनाते हैं कि नहीं जी मुर्तज़ा साहब जो हैं अब वो फौरी तौर पर जो है आपको वीडियो आ जाएगी और वो फ़ौरन बताएंगे ये हो गया है वो हो गया है, लेकिन कब हल होगा। आज का बच्चा, आज का जनजीज़ बहुत आगे जा चुका है और फ़ौरन सवाल उठाता है और मसाइल को हल कराने की कोशिश करता है। एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। हमारे बहुत प्यारे प्यारे नन्हे से होंगे मेहमान जिन्होंने बहुत कुछ बनाया है, तैयार किया है हमारे और आपके इस्तेमाल के लिए। एक वक्फ़ा के बाद वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एच एन, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाज़िर है। हम हैं यहाँ और आप हैं वहाँ, खैर आफियत के साथ हों जहाँ कमाल है साथ। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और अपने आप को जो है वो साबित कदमी के साथ चलते रहिए। हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अपने इर्द गिर्द में आप अपने आप को भी देखें, अपने अपनों को भी देखें और ख़याल करें, औरों का भी अपनों का भी। ज़िंदगी आसान बहुत खूबसूरत है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कुरान में हर बार आ रहा है कि कमज़ोर ना पड़ो, सब्र करो और हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। और सब्र हमें ये सिखाता है कि बहुत कुछ चीज़ें जो हैं बैलेंस कर देती हैं, सुकून दे देती हैं, तहफ़्फ़ुज़ देने का एहसास दिलाती हैं और चीज़ों को चलाएँ दीजिए आगे। तो डिजिटल सरगर्मियाँ और डिजिटल सरगर्मी में जनरेशन ज़ी और समाजी किरदार और कौमी ज़िम्मेदारी है हमारी। बहुत सारी चीज़ें हैं और सेल्फ़ डिफेंस कोच की हैसियत रखी जो हमें ज्वाइन करने वाली है ज़ैनब अंसारी साहिबा, को सीखेंगे सिखाएंगे और आज हम अपनी स्क्रीन के तवज्जुह से आपको कुछ बतलाएंगे उनके ज़रिए। तो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर टू यू टू एज वेल। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ फरमा अपने कीमती वक्त में से। Thank you so much for having me over here. It's always a lovely experience coming on TV. थैंक यू वेरी मच जी। सेल्फ़ डिफेंस कोच की हैसियत आप माशाल्लाह रखती हैं और हालात व वाक़यात चल रहे हैं। अब माशाल्लाह बच्चों के लिए, यूथ के लिए काम भी कर रहे हैं और 40 यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका कोलैबोरेशन भी हुआ है। वो क्या हुआ है थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। प्रोजेक्ट पाकिस्तान है। इस प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया था कि हम यूथ एक्टिविज्म को पॉजिटिव एक्टिविज्म की तरफ लेकर चलें इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव मैनर। सिर्फ बातें ना करें बट हम उनको कोर्सेज करवाते हैं। 5 मॉड्यूल्स हैं दैट इंक्लूड तरबियत। हमारे प्रॉपर कोर्सेज के ऊपर कि तरबियत सीखे, सिविक्स सीखे, यू शुड बी अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारे यहाँ मिसिंग है, हमारी एजुकेशन सिस्टम खोखला है, हमारे जनरल सोसाइटी इज़ वेरी empty when it comes to its values. So हम वो value based education instill करना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारे करिकुलम नेशनल करिकुलम का हिस्सा बन जाए eventually, because अभी पाकिस्तान actually needs that. So Project Pakistan is all about that. उनको CSR activities भी करवाते हैं, उनको financial literacy करवाते हैं हम उनसे। इनको we bring the top CEOs, we bring the top professionals from all over Pakistan to come and talk to these students and उनको jobs अलग से कहाँ मिले, बाहर की scholarships किस तरह के मिलते हैं, जहाँ से वो वापस ज़रूर आए, वो पाकिस्तान की मदद करें। So it's kind of an entire ecosystem जहाँ हम students को develop करें, आगे की generation को develop कर रहे हैं। नाइस माशाल्लाह। तो इसमें हम ये भी एक चीज़ देखते हैं कि जहाँ लोगों को फ़ायदे भी मिल रहे हैं और हमारे जो जनरेशन है माशाल्लाह वो पाकिस्तान की खिदमत भी कर रही है और एक जनरेशन का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान से बाहर है और वो कहती है कि मुझे बाहर ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं आज भी अपने मुल्क की खिदमत करनी है और हमें काम करते दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं ज़ैनब के जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जिस लेवल अगर इंटीरियर की बात की जाए तो उस तरीके से जो है वो चीज़ें उजागर नहीं हो पाती जिस तरह शहरी ज़िंदगी में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। तो वो लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे, उनको कैसे तरबियत मिलेगी? घर की तरबियत मिल गई, चलें ठीक है। कभी टीचर, वहाँ हम देखते हैं सुबह बहुत से सरकारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की आमदोरफ्त का थोड़ा सा इशू रहता है और वो लेवल नज़र नहीं आता जो हमें शहरी ज़िंदगी में। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ इतना ही है? एक्चुअली आई हैव काफ़ी अपोजिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे भी ऐसी माइंडसेट था कि हमारे शहरी में वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर तरबियत है, बेहतर हर चीज़ है। एक्चुअली
ऐसा सिचुएशन नहीं है। आप रूरल एरियाज में जाएं, इवन इन प्लेसेस लाइक इंटीरियर सिंध, यू विल बी ट्रीटेड वेरी वेल। ओके, मेहमानदारी, मेहमान नवाजी जिस तरीके से होती है वो मुझे अब शहर में नज़र आते हुए नहीं, अब नहीं नज़र आता है। जनरल तरबियत आप सिर्फ बाहर जाके देखिए कि ट्रैफिक कितने बुरे हाल है हमारा, एंड ट्रैफिक से आपको मुल्क की सोच और सिविक्स फॉरेन आपको नजर आती है। इट्स राइट देयर। तो इट्स इन अ वेरी बैड सिचुएशन। हमारे शहर, जितने भी शहर हैं, दे ऑल हैव दीस सिचुएशंस हैपनिंग। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, वो आप देख रहे हैं कितने न्यूज़ निकल रहा है कराची में क्या क्या। और ये सिर्फ कराची में नहीं हो रहा है, ये लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, हर जगह हो रहा है। सो आई पर्सनली बिलीव कि रूरल एरियाज में फिर भी थोड़ी सी कम्युनिटी लिविंग की वजह से हल्की फुल्की सिविक्स का एक सेंस है। शहरियों को बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सेंस, civic sense, and it's gone become very extremely capitalistic in the cities. उसके वजह से आपके जो एक जनरल environment और culture है ना, impact होता तो है negatively. That's what I personally feel, मेरे experience से जाकर काम करते हुए। ये बात सही है। हम अमूमी तौर पे देखते हैं कि रूरल एरियाज़ से लोग शहरी ज़िंदगी का रुख करते हैं अपनी अच्छी तालीम के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, पेशे के लिए, और अपने बच्चों को भेजते हैं कि चलो यार मैं अच्छी तरबियत करके हम जो है इनको आगे। लेकिन जब शहरी ज़िंदगी में आता है तो बिल्कुल एक अजब बोझाल सा छाया हुआ रहता है, और वो बच्चा जो है जिस मकसद के लिए निकलता है वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है, बल्कि अपनी सिक्योरिटी के लिए हालात अपने देख रहा होता है आसपास कि कदर बेहतर है कि कोई मीरपुर खास से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, सक्खर से आ रहा है, तो वो एक बड़े शहर का रुख करता है कि अच्छी चीज़ें हमें मिल जाएँ। लेकिन जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ उसके बरक्स कुछ और होता है, अनलेस कि अगर अच्छा बैक सोर्स का अगर है तो चलें, वो किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा एडजस्टमेंट हो चलेगा, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर वो बेचारा परेशानी का शिकार हो ही जाता है। भटकते रहते हैं, जॉब्स नहीं मिलते हैं। यू नो, आपको बहुत सारे जो लोग देखेंगे जो सड़कों पे भीख मांग नहीं रहे, बट आई मीन गजरे बेच रहे हैं, और ये सारे जो लड़के हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो एक्चुअली गरीब तबके से नहीं आता है। हमें अंदाजा नहीं है कितना बुरा हाल है अभी शहरों के अंदर। एंड जब आप आगे जाके काम करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ सिर्फ नहीं काम करती हूँ, हम एक पूरी वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं, और मैंने देखा इतना ज़बरदस्त टैलेंट बैठा हुआ है इन ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़, मगर हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं उनको देखेगी। जब इवेंट्स होते, चीज़ें होती, स्पॉन्सरशिप्स होते, वो जाएंगे सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी पे और उधर ही जाके रुक जाएंगे, और वो टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बच्चे जाएंगे बाहर, वो वापस नहीं आएंगे। हम एक्चुअली इन्वेस्ट ही नहीं करते उन बच्चों में जिन्होंने रहना है वापस इधर। ओके, और जब आपका बेस्ट बाहर चला जाए, आप इसको एक्सपोर्ट कर देते, रहता क्या है वापस। सो ऑल दैट अनप्रोफेशनलिज्म एंड दिस बैड तरबियत एंड दिस problems that we see is because we're not investing in the people who are staying here. That's very important to do. हमारी सोच के हवाले से has to change. हकीकत है, हम यही वही बात है ना कि हमारे यहाँ हर इंसान बहुत काबिल है, लेकिन मसला ये है कि उसको रास्ता नहीं मिलता। किसका मन चाहेगा कि वो सड़कों पे फूल बेचे, जैसे अभी आपने कहा गजरे बेचे, या वो जो उसकी काबिलियत है। एक छोटा सा बच्चा है, हम अमूमी तौर पर घरों में भी देखते हैं, जो हमारे घरों में मेड्स आती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो इतने ज़हीन होते हैं, बल्कि हो सकते हैं क्योंकि उनको सही रास्ता दिखता नहीं है, और वो एंड अनलेस जब उनका बजट नहीं होता तो वो अपने साथ बच्चों को ले आती हैं, वो कहती हैं चलो तुम भी साथ काम करो, जो कि इंतहाई गलत है, मैं समझता हूँ। बट वो क्या ना, मजबूरी वाली सिचुएशन है, क्योंकि हम मजबूरी से नहीं गुजर रहे उस तरह की मजबूरी, तो वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे फील। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हमारी इकोनॉमी कोई सपोर्ट नहीं करती लोगों को, एंड लोग रोज़ भूखे मर रहे हैं इस कहानी से। जिन लोगों के पास घर में 3 वक्त का खाना होता था 10 साल पहले, उनके यहाँ 1 वक्त का खाना मिल रहा है तो, और वो पूरा ख़ानदान को हैंडल करना है, और वो अपनी बेटियों को जल्दी शादियाँ करवा देते हैं इस चक्कर में। बेटियाँ फिर हॉरिबल ज़िंदगियाँ गुजारती हैं, बेटे को बिल्कुल चाइल्ड लेबर पर लगा देता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे जो इससे निकलती है, और वो एक लूप है, सर्कुलर लूप है जिसे हम निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, वही वाली बात है कि हमें बजाय इसके कि हमें अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि बैंक के आगे लाइन लगी होती है ख़वातीन की, अमूमी तौर पे सपोर्ट की जाती है, इनकम सपोर्ट जिसे कहते हैं, बहुत से नामों से हमारे मुल्कों में जो भी करंट सिचुएशन होती है, हालात होते हैं, जो भी हुकूमत होती है, लेकिन हम उनको तरबियत, ख़वातीन को तरबियत नहीं सिखा रहे। हम उनसे वो 4000, 6000, 8000 माहवार लेना का तरीक़ाकार तो बता दिया, लेकिन अगर उनको तरबियत सिखा दी जाए उन ख़वातीनों को तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे आगे की जनरेशन की माएँ हैं, राइट। आपने देखा है बहुत मेजर डिफरेंस आया है पिछले जनरेशन में और हमारे जनरेशन में। आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस बताती हूँ। जब भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ज्यादती का केस हुआ है औरतों पे,
पहले दबा दिया जाता था, औरत को मदद नहीं दिया जाता था, ये सारी चीज़ें होते रहते थे हमारी जनरेशन में भी। इतना बड़ा टैबू था, इसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते थे, राइट? अब हमारे जो मिलेनियल्स के टाइम के अंदर मीटू ये बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लोगों के मुंह खुले हैं। द मदर्स हैव ट्रेन्ड जेन ज़ी एंड नाउ मैंने 3 अलग प्रोटेस्ट देखे हैं और बहुत वाइड स्केल प्रोटेस्ट देखे जो स्टूडेंट्स ने किए लाहौर में भी और कराची में भी, जहाँ एक फीमेल के साथ हरासा हुआ है और उस लड़की के लिए खड़े होने के लिए सारे लड़के खड़े हो गए और ये कभी पहले नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री मेन आर स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन इन दिस स्पेसिफिक एरिया। आपने आई डोंट नो अगर नोटिस किया होगा, बहुत मर्द खड़े हो रहे हैं अभी राइट नाउ, मगर वो मर्द नहीं हो, मैं कहूँगी वो लड़के हैं, बच्चे हैं, ओके, एंड दे आर टेकिंग दिस कन्वर्सेशंस इन फॉरवर्ड इन सच अ ब्यूटीफुल वे। व्हाई? क्योंकि मिलेनियल मदर्स ने उनको एक सर्टेन तरीके से ट्रेन किया था, राइट? तरबियत से बहुत फर्क पड़ता है। और माओ को अगर आप नहीं सिखाते हैं, जब लोग करते हैं ना कि पढ़ाई एक वो प्रिविलेज है औरतों के लिए, जो कि होना नहीं चाहिए। सबसे पहले औरतों को पढ़ाना चाहिए। व्हाई? क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं, आपने अगले जनरेशन को भी पढ़ाना है। सो अगर वो ही शी इज नॉट पढ़ी लिखी है तो व्हाट इज शी गोइंग टू टीच यू नो दी अदर जनरेशन? तो वो गलत ही चीज़ें सिखाई, वही चीज़ें सिखा सकती है जो उन्हीं को सिखाया गया है। So it really starts from the women. I feel like they should be educated before the boys. It's a controversial opinion, but क्योंकि हम उल्टा करते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि उसका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान में। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है और हकीकत है कि अब ज़माना काफ़ी तब्दील हो गया है। वरना अमूमी तौर पे आप और हम अपने वालिदैन से बहुत सी बातें करते वक्त सोचा करते थे, समझते थे और अक्सर बेशतर खामोशी इख्तियार करते थे, या किसी बड़े महकमे में अगर हमने कोई बात करनी होती थी तो हम खौफज़दा ही रहते आए हैं। लेकिन आज का बच्चा अपनी आवाज़ उठाना जानता है, और दोनों सूरतों में मैं ये नहीं देख रहा वाकई कि अगर लड़का लड़की दोनों जो है जेनज़ीज़ की अगर बात ही कर लें, वो दोनों के लिए हक़ में आवाज़ उठाता है, चाहे किसी लड़की के साथ ज़्यादती हो या किसी लड़के के साथ ज़्यादती हो। जैसे रिसेंटली अभी एक वॉफिल कार्ट वाले के साथ जो कुछ हुआ, उसके साथ बच्चे के साथ, मतलब हमारे यहाँ अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा तो अगर हासिल हो गया है पाकिस्तान में रहते हुए तो बेचारा वो अपनी बुलंदी को जैसे छूने लगता है तो वो सफ़र इसी से मिट जाता है या उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कितने मैं ऊपर होती है। I'm so sorry, yes. है ना? जी जी, बोले आप प्लीज़। नहीं, मैं कह रही हूँ नज़र उनके ऊपर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि आप वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप इतना पैसे लगाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है फ्रॉम एवरीवेयर एंड दे बिल्ड समथिंग अप एंड देन द मिनट दे बिल्ड समथिंग अप, पाकिस्तान में हमें पता है, कराची में स्पेशली, कि जिसके पास पैसे उसके ऊपर नज़र बहुत सबकी होती है, राइट? उसकी लगती है कि हाँ स्टेटस वाली ज़िंदगी है, बट वो सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों लेकर फिरता है बहुत सारे लोग? क्योंकि एक्चुअली इट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? एंड हमें नज़र आ रहा है कि एक लड़का जो कि एक नॉर्मल ज़िंदगी अपना गुजार रहा था एंड ही वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, ही प्रूव टू बी वेरी गुड, IBS का पढ़ा हुआ लड़का था। इनकी जो अम्मी है वो हमारी, शी इज़ अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल बाय द वे, वेरी वेल रिस्पेक्टेड पीपल। सो उनके साथ क्या हुआ? ओके, ये पैसों का ही चक्कर था, राइट? सो दिस इज द वर्ल्ड दैट दीस चिल्ड्रन आर अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगलिंग विद एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड दैट ये इन्होंने सीखा है कि दे कैन रेज देयर वॉइस एंड डिजिटली कनेक्टेड है ये सारे। और मैं आपको ये चीज़ बताऊं, पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कि यूनाइट हम नहीं करते, बिल्कुल यूनिटी फेथ डिसिप्लिन का ये जो पिलर है ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते जब तक एक पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच ना हो, राइट? सो ये जेन ज़ी के अंदर मैंने ये कहानी बदलते हुए देखी है बहुत मैसिवली। इनको ना सिर्फ आता है यूनाइट करना है, उनको शौक है यूनाइट होने का, एंड दैट विल चेंज, पाकिस्तान का रुख बदल देगा सिर्फ ये पर्टिकुलर सोच और कैपेबिलिटी। इंशाल्लाह। वक्त की कमी है ज़ैनब, मुझे आखिर में क्या कहना चाहेंगे, आने वाले 10-15 साल में ये नौजवान पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहा है? 10 साल के अंदर जेन ज़ी आएगी पूरे तरीके से एम्पावर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड इन पॉलिटिक्स। इंशाल्लाह इट विल बी अ लॉट बेटर। आई वुड से दैट वी शुड अलाउ टू give them much bigger spaces and platforms than they have right now. थैंक यू वेरी मच ज़ैनब अंसारी, आप अपने कीमती वक्त में से हमारे साथ थे और अपना एक्सपीरियंस हमारे नाज़रीन तक शेयर कर रही थी, खिदमत कर रही हैं, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह मिलजुल के काम करते रहें, दूसरे के साथ दें, फिर आगे बढ़ें और तब्दीली लेकर आएँ इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ, और खैर ऑफिस से होंगे यकीनन, और आपका बेहद शुक्र है कि आपने हमें ज्वाइन कर लिया है और अब हमें जो है मज़ीद हमारे मेहमानों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है।
अब जो नौजवान है वो बहुत कम उम्री में बहुत कुछ बना दिया है अपने असातिज़ा के ज़ेर निगरानी, अपने वालिदैन की दुआओं से, कि अल्लाह का करम है माशाल्लाह। ये कराची के तालिब इल्म हैं जो कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, और इन्होंने जो है स्मार्ट आपाशी का एक निज़ाम जो है एप्लीकेशन के ज़रिए इन्होंने बनाया है। ये जो है पानी की बचत और बेहतर तरीके से पौधे की नशोनुमा के लिए जो है इन बच्चों ने एग्ज़िबिशन में हिस्सा लिया, और वहाँ पर इसमें ख़ास बात यह है कि इनकी पूरी एक टीम है, और उस टीम के मतलब जो है वो ये मिलजुल कर जो है इन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम ग्रीनरी, सरसब्ज़ शादाब दरख्त भी लगाएं, साथ साथ हरा भरा रखें कराची शहर को। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों ना कि भाई पौधे तो लग जाते हैं, अमूमी तौर पर हम ये भी देखते हैं कि सरकारी तबार से पौधे लग गए, दरख्त लग गए, लेकिन उनमें पानी देने का अमल जो है कुछ ख़ास इलाक़ों में ही पाया जाता है, लेकिन बाकी इलाक़ों में नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ की बात करूँ, नेटू कुरंगी बहुत से दरख्त लगे शारा भुट्टो के अतराफ़ में, बट बहुत से जो है वो ख़राबी का शिकार हो गए, ऑब्वियसली पानी नहीं मिला उनको बेहतर नशोनुमा के लिए। तो बात यह है कि ये इन बच्चों ने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाएं कि उसमें जो है वो सिलसिला ही ऑटोमेटिक का हो, एप्लीकेशन बेस हो, और वो आपका अलार्म भी दे, आपको बतलाए भी, और ख़ुद ब खुद जितनी नीड हो उसको पानी की तो वो सेंस करते, उसका सेंसर जो है वो बआसानी पानी उसको फ़राम करे पौधे को, और वो जो है जानदार हमेशा उसकी जान मौजूद रहे। तो इस हवाले से कराची का तलबा है हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, वेलकम करूँगा कामरान। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम सर। सही ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह आप आए। और माशाल्लाह से ये पौधा बड़ा खूबसूरत है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सरसब्ज़ शादाब है ना, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। बिल्कुल सही है। क्या कहोगे इस बारे में? दरख्त शरख्त लगते हैं, रुकते जाते हैं, पौधे भी लग जाते हैं, उसके बाद फिर पौधों में पानी की बड़ी कमी, कैसे ख्याल आया? सर ख्याल ऐसा आया कि देखें, अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो इन्हसार है वो खेती बाड़ी पर ही है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पानी की वेस्टेज हो जाती है, या फिर हम पौधों का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखते, क्योंकि बहुत मसरूफियात हैं आजकल के टाइम में। तो सर वो पौधे ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो जिससे हमें नुकसान काफ़ी होता है सर। ऑक्सीजन भी देते हैं ये हमें। तो इसी मसले को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इरिगेशन स्मार्ट बोट। अच्छा जी सर। और ये आइडिया कहाँ से, मतलब लाइक किसका था एक्चुअल, टीम में क्या हुआ था, या टीचर ने आइडिया दिया कि यार इस पे काम करना चाहिए, फिर आपने उसका नमूना निकाला कुछ? बिल्कुल सर, आइडिया मैं ग्रुप मेंबर हूँ, मैंने और सर फ़ारूक ने मिलकर सोचा था। ठीक है, सर फ़ारूक ने? जी हाँ, मेरे एडवाइज़र। अच्छा माशाल्लाह। यस। तो उसके बाद फिर आपने कहा कि पौधे के लिए पानी, अच्छा कराची में एक तो पानी का रहते तो हम समंदर के पास हैं, दुनिया भर में आर ओ प्लांट दीगर चीज़ें लग जाती हैं, उसमें कन्वर्ट होकर सऊदी अरब की बात कर ली जाए तो वहाँ कोई दरिया ऐसा नहीं है, जैसे मसला हमारे तो दरिया भी है, आबशारें सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कराची की बात करें तो पानी का मसला रहता है। बिल्कुल सर। तो ये पौधे लगते हैं, तो ये पानी कैसे है पूरा फुलफ़िल करेंगे आप इसको? चलो मशीन तो लगा दी, डिवाइस लगा दी आपने, सर पानी ऐसा फुलफिल करेंगे, बेसिकली ये है कि पानी की बचत करेंगे हम इससे सर। पानी की बचत, ठीक है सर, पानी की बचत करेंगे क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है कि हम पौधों का सही ध्यान नहीं रखते ना। कभी ऐसा होता है उसको एक्स्ट्रा पानी दे दिया, कभी वक्त ना हो पानी देने का लेकिन फिर भी दे दिया। ये डिवाइस जो है ये एग्जैक्ट हमें उसी वक्त बताएगा जब पौधे को पानी की ज़रूरत होगी। अच्छा जी हाँ, और रियल टाइम एक्सप्रेशंस भी देगा सर, एंड रियल टाइम पोस्ट नोटिफिकेशन भी देगा। आप कहीं भी हों इन पाकिस्तान, आप कहीं भी हों, आपको रियल टाइम पोस्ट नोटिफिकेशन देगा, एंड आप जस्ट सिंगल क्लिक बटन आप इसको पानी दे सकते हैं। अच्छा हाँ सर, इसमें सेकंड ऑप्शन ये भी आता है कि हम इसको इस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं कि ये जब इसको जितना पानी नीड हो सर ये ले ले। अच्छा जी सर। गुड यार। तो ये जो पौधा है माशाल्लाह सब शादाब सा बड़ा फूल है, ये इसी से पानी दे रहे हो अभी तक? सर फ़िलहाल तो इसी से ही दे रहे हैं। इसी से दे रहे हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ का आरामद प्रॉपर सिस्टम चल रहा है? बिल्कुल सच चल तो रहा है। एप्लीकेशन भी बनाई है साथ आपने? सर एप्लीकेशन इसमें जैसे IoT बेस्ड हम इसको कह सकते हैं कि जस्ट हमने इसको फ़िलहाल डायरेक्ट नोटिफिकेशन किया है। मतलब जब भी इसको प्यास लगी सर ये वायरलेसली इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ओके, एंड वाईफाई से अब जहाँ भी हम होंगे तो हमें नोटिफिकेशन दे देगा। ठीक है। इससे हम इसका सारा डाटा ट्रैक कर सकते हैं, कब कब इसको प्यास लगी थी, कितना देर में इसको प्यास लगती है। अच्छा, तो ये सारा एनालिसिस कर सकते हैं हम इससे। अच्छा, वैसे एक आइडिया, ठीक है, आइडिया जो है वो कैसे लगाते हैं कि इसको पौधे को कितना पानी किस मिकदार में चाहिए होगा, चाहे पौधा हो या दरख्त हो, और वो कैसे उसको फ़राहम करता है, किस नोटिफिकेशन आता है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, यहाँ पे फिर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
जो कि इन्हीं के जो साथ जो है होते हैं अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उन्होंने भी बहुत कुछ बनाया, तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वन सेकेंड सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खुदत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ, और खैर ऑफिस के साथ हों जहाँ अल्लाह ताला कामयाब रखे और खैर ऑफिस के साथ रखे आपको। जनाब अली, जद्दत आ रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं और नौजवान जो है बहुत सारी चीज़ों में न सिर्फ बल्कि ज़हनी सलाहियतों को उजागर करते हुए अपनी औरों की और साथ सिस्टम को साथ लेकर अपने असातिज़ा के ज़ेर साया बहुत कुछ बना रहे हैं और हमारे और आपके लिए फ़ायदे के लिए वो चीज़ हैं जो कि आज हमारे पास वो दोनों बच्चे आए हुए हैं। तशरीफ़ फरमा है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। हम इस ब्रेक से पहले थे तो हमारे साथ जो है वो कामरान थे। कामरान, माशाल्लाह पौधा और ये सिस्टम, अब हम बात करते हैं कि पौधे को, जैसे ब्रेक से पहले थे कि हम बात करते हैं कि यार पौधे को कैसे पता चलेगी, अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा भाई इसमें कितना पानी डालना है। कहीं ऐसे नहीं कि एक गिलास जितना पानी डाल दिया हो, कहीं ऐसा खुदा ना पूरा लबालब भर दिया हो कि पौधा ही ख़राब हो जाए। तो ये इस पर ज़रा रोशनी डालें आप। सर बिल्कुल, इससे रिसर्च करने के लिए मैं काफ़ी एक्सपीरियंस गार्डनर्स से मिला। मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी कुछ गार्डनर्स थे तो मैं उनसे मिला, उनसे मैंने ये बात की कि पौधे को कितना पानी देना चाहिए। तो सर उन्होंने मुझे काफ़ी आइडिया दिया कि इतना पानी, मतलब हर प्लांट को अलग अलग लेवल का पानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से हम इसको मोटर फिट करेंगे, पम्प मोटर। तो सर उसके अंदर एक लूप होगा, ठीक है, मतलब कुछ सेकंड्स का लूप होगा। तो जितनी मिकदार से उसको पानी चाहिए होगा उतने सेकंड के लूप से सर हम उसको पानी देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी सब आपके सामने जो मौजूद एक सिस्टम आपने तैयार किया है, इसमें मैं देख रहा हूँ एक LCD भी लगी हुई है और क्या क्या सामान हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा टिल्ड करके आपने दिखाना है और फिर बतलाना है कि ये क्या क्या सिस्टम इसमें लगाया और कैसे कैसे वर्क करता है। जी सर। सर इसमें सबसे पहले हमने स्क्रीन लगाई है LCD एक्सप्रेशंस के लिए। अगर पौधा बोलता है तो इसके एक्सप्रेशंस भी आने चाहिए। अच्छा, ठीक है। पौधा बोलता है? यस सर, अच्छा, बोलता है। जैसे कि लाइक सर हमारे डिवाइस के थ्रू बोलता है सर। ओके सर जब उसको पानी चाहिए होगा तो वो बताएगा ना सर हमें। अच्छा, जी सर बिल्कुल। वेरी गुड यार, ये तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई पौधा बताएगा कि यार वो मुझे पानी पीना है। ओके आगे, हाँ प्लीज़। एंड देन जब उसको पानी देंगे तो वो थैंक्स भी करेगा। अच्छा, थैंक्स करने के बाद सर यहाँ पे रुकेगा नहीं। अच्छा, हमने इसमें एक स्पेशल फीचर ऐड किया है जिसका नाम है एडिशनल म्यूज़िक थेरेपी। सर इससे होता क्या है, अगर मैं आपको कहूँ सर के प्लांट्स सुनते हैं एंड वो म्यूज़िक सुन के जल्दी ग्रो करते हैं, तो आप मेरी बात पे यकीन करेंगे सर? नहीं, हाँ नहीं करेंगे सर। मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसके पीछे पूरी साइंस है, रिसर्च हुआ है सर। वजह ये है कि साउंड इज़ वाइब्रेशन। ठीक है सर। एंड प्लांट जो हैं वो लिविंग थिंग है सर, उनके पास सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर सर एक फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है सर वो इनका फूड होता है। अच्छा, एंड देन जब साउंड का वाइब्रेशन इनके सेल से टच होता है तो इनके सेल्स मूव करते हैं आपस में। सर मूव करने की वजह से जो इनका फूड होता है साइटोप्लाज्म, वो इनके अंदर ही हर कॉर्नर तक मूव होकर चला जाता है। सर उसकी वजह से प्लांट ग्रीन रहता है एंड जल्दी ग्रो करता है। वेरी गुड यार। तो ये, और ये सेंसर आपने मिट्टी में डाला हुआ, राइट? बिल्कुल सर। ओके फाइन। तो ये सब सामान बासानी शहर से मिल जाता है? बिल्कुल सर। वेरी गुड यार। और माशाल्लाह क्या फ़ीडबैक रहा आपका? सर फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है। काफ़ी लोगों ने ये फीडबैक दिया कि ये नई चीज़ है जो पाकिस्तान में आई है। सर और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में सिर्फ फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है सर। बाहर अदर कंट्रीज़ में यूज़ हुआ है, लेकिन सर वो बहुत ही बड़े लेवल पे यूज़ हुआ है। उसको समझने के लिए सर एक्सपर्ट का होना लाजमी है। सर इसी मसले को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि इससे हर कॉमन मैन समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी गार्डनिंग का शौक़ रखने वाला बंदा इसको समझ सके और इसके साथ मतलब इसका इस्तेमाल करते हुए अपने प्लांट्स का ख्याल कर सके। वेरी गुड यार, ये तो आइडिया बड़ा ज़बरदस्त हमारे सामने आ गया है। हम इसको बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे अगर लेके जाएंगे तो फिर का बात हो कमाल हो जाएगा। और जितने भी पौधे हमारे लगते हैं वो हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहेंगे, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, एक बैलेंस उसको पानी मिलता रहेगा और वो सरसब्ज़ व शादाब रहेगा। ब्रेक से पहले हम जो थे जब आ गए हैं तो हमारे साथ एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। माशाल्लाह ये भी तलबा हैं और माशाल्लाह सैयदा उम्मे कुलसूम, और इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, वेरी गुड, हो गया। अच्छा जी, आपने बनाया है फायर और गैस, यानी कि जहाँ जो चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं
इसका लीकेज का इशू होता है, खुदा न खास्ता उसमें आग लगने का खदशा होता है, घरों में सिलेंडर का बर्स्ट हो जाना, फट जाना, या हम बात करें कहीं आग इमारतों का फैक्ट्रीज़ में लग जाना और फिर उसकी रोकथाम, तो फौरी एक्शन होते होते बहुत सी चीज़ें हाथ से निकल जाएँ। जैसे हमारा एक लास्ट रहा कि गुल प्लाजा में एक हादसा हुआ, लेकिन वहाँ पे सिस्टम नहीं था। अब तमाम तकरीबन हर जगह पे सिस्टम लोग लगा रहे हैं। आपने ऐसा सिस्टम क्या बनाया है कि जनाब के इंसान हो या ना हो, वो सिस्टम काम कर रहेगा और सबको महफूज बनाएगा? जी बिल्कुल, मेरा जो सिस्टम है वो सबसे पहली बात ये तो अफोर्डेबल है, और दूसरी बात ये कि वहाँ उसकी प्रेजेंस ज़्यादातर होनी चाहिए जहाँ पर इसकी ख़ास ज़रूरत है। जैसे हमारे पास कॉटन की फैक्ट्री 2011 का ही हम वाक़या ले लें, पाकिस्तान के अंदर 250 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का नुकसान भी हुआ था, जान के साथ माली नुकसान भी हुआ था। तो इसी नुकसान से बचने के लिए हमने ये अलर्ट सिस्टम बनाया जो कि ना सिर्फ गैस को डिटेक्ट करेगा, गैस में आपके पास इथेन, मीथेन, ब्यूटेन भी आती हैं, और कंबाइन होकर जो आपके पास स्मोक आती है वो भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये MQ2 सेंसर है जैसे कि आप सब देख सकते हैं, और ये फायर सेंसर है। जैसे यहाँ पे मैं स्मोक अलर्ट करूँगी, अभी तो सिस्टम मेरे पास नॉर्मल है, जैसे मैं स्मोक अलर्ट करूँगी यहाँ पे सिस्टम में ना जैसे थ्रेशोल्ड की वैल्यू हिट होगी यहाँ पे अलार्म बस करना स्टार्ट कर देगा, और जब तक ये बस करेगा जब तक सिस्टम नॉर्मल ना हो जाए। और ये स्टॉप जब होगा जब हम इसके सोर्स को ख़त्म कर दें जो इसको इग्नाइट करने में हेल्प करे, जो इसको अलाउ कर रहा है। तो यहाँ तो स्मोक की बात आ गई और गैस की बात है कि जैसे कि आपने कहा था घर में सिलेंडर वगैरह होते हैं, उनकी लीकेज की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हादसा होते हैं, तो उसी लीकेज को ही डिटेक्ट कर सकता है। और उसी बात पे सडनली हमारे पास जो ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि घर में माइक्रोवेव यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो इन शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फायर सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। फायर सेंसर में जैसे ही फायर अलर्ट हो गया यहाँ पे हमारे पास LCD में डिस्प्ले हो जाएगा कि यहाँ पे आपके पास फायर अलर्ट हुआ है। और इस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो ऊनो, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये अलाउ करता है कि हम मल्टीपल सेंसर्स को इसके साथ यूज़ कर सकें। 2 से ज़्यादा सेंसर यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, फिर आर्डिनो ऊनो उसको प्रोसेस करेगा, जैसे इसके पास इनपुट आएगा फिर ये आउटपुट LCD के ज़रिए और बजर के ज़रिए बताएगा, अलर्ट करेगा, ताकि हमें पता चल सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। समटाइम्स होता है जो अकेले रहने वाले लोग होते हैं उनसे हादसा से बचने के लिए, और जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, वेयर हाउस होते हैं, फोम्स, वुड, इवन द फील्ड्स इन द फार्म एग्रीकल्चर, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर अस। You can see the code here written in the C++ language. Also, I have included the components and the advantages in Pakistan. It is very low cost, affordable, and we have to use this in our schools, colleges, where the things which ignite the fire and smoke are used. So, I would like to say in the end that इसको हम पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत से एडवांटेज हैं, एक्सपेंडेबल है, लो कॉस्ट है, अफोर्डेबल है, और इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि अगर आप देखें मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर ये बात आए कि मेरा प्रोजेक्ट क्यों उनसे डिफरेंट है, तो मैंने अपनी जो स्टडीज़ की हैं उसको मैंने अप्लाई किया है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो इंसिडेंट्स आपने पेश किए थे गुल प्लाजा, आयशा मंदिर, उसके अलावा दीगर इंसिडेंट जो 2011 में 250 लोग की डेथ हुई थी, उनको प्रिवेंट करने के लिए सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, ये तो लाजवाब कर दिया हमारे नौजवानों ने, जेनज़ीज़ ने कमाल कर रहे हैं साहब, और कम खर्च में बालानशी, क्या बात है, सही है जी बिल्कुल। वेरी गुड। वक्त की बहुत कमी है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? फिर मैं कामरान से भी एक अच्छा सा पैगाम लूँगा। मुझे इस प्रोजेक्ट में मेरी टीचर मिस शाहिदा मुकीम ने हेल्प की, उसके अलावा मेरे ग्रुप मेंबर ज़िशान अहमद मिर्ज़ा ने हेल्प की। हम लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, और आई हैव गिवन द प्लेटफॉर्म टू शो दिस, और आई एम वेरी वेल मोटिवेटेड टू शो दिस, एंड आई विल बी हेल्पफुल। अगर मुझे कोई सजेशंस मिले, आई विल बी वर्क ऑन इट। फ्यू सजेशन आई हैव गॉट टू यूज़ द GSM and IoT सिस्टम टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ फायर अलर्ट सिस्टम इन आवर फ़ोन। माशाल्लाह। कामरान मियाँ, बहुत ज़रूरी है ये तो महफूज बनाने का सिस्टम उम्मे कुलसूम के पास था। दर्द बहुत, ऑक्सीजन ज़रूरी है, और पौधे जब तक जान है तो उनमें पानी है। क्या पैगाम देना चाहोगे? तुम्हारे पास बहुत ऐसा सिस्टम मौजूद है, एक छोटा सा, उसको बड़े पैमाने पर लेके जाना है, क्या हमारे देखने वालों को, हमें वाले से कहना चाहेंगे? मैं देखने वालों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कराची में काफ़ी लोग जो हैं मसरूफियात का शिकार हैं, तो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, वो तो अपने पौधों को, अपने होम गार्डन को अच्छे तरीके से वक्त नहीं दे सकते। सर अगर ये इस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं तो सारा सिस्टम ऑटोमेट होगा सर। ठीक है, सारा सिस्टम ऑटोमेट होगा सर। हम चाहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर किया जाए ताकि हम इस पर और काम करें एंड इसको परफेक्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कामरान, आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, तशरीफ़ फरमा हुए। और सैयदा उम्मे कुलसूम, आपका बेहद शुक्रिया, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये दोनों बच्चे हमारे साथ आ जाए। और हमारा मकसद ये होता है कि हम तमाम आने वाले नए जिद्दत, नई चीज़ें को सामने लेकर आएँ और इनको कनेक्ट करें
अपने सीनियर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो इन चीज़ों से महरूम हैं, सोचते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं, तो वो इन बच्चों के साथ रहकर पाई जा सकती हैं। बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक स्पॉन्सरशिप हो जाए तो कमाल हो जाएगा, सिस्टम अच्छा हो जाएगा और मुल्क तरक्की करेगा। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है सर, वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा खिदमत होंगे सिटी एट 10 में। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक बार फिर, और आपका बड़ा बहुत थैंक्स कि आप हमें ज्वाइन किया, और जिन जिन अफराद ने अब तक ज्वाइन किया हुआ है उनका बेशुक्रिया, जो अभी भी हमें ज्वाइन किए हैं उनका तो एक कमाल वेलकम करेंगे। और आपको गुड मॉर्निंग, क्योंकि बहुत से लोगों की अभी भी गुड मॉर्निंग हुई है और अभी तक किसी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है, क्योंकि ज़ाहिर उसका आज ऑफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सुबह सुबह के उठ के बैठ जाए, काम के हिसाब से चले, लेकिन सुबह अगर उठ लिया जाए और रूटीन के हिसाब से जिन चीज़ों को चला लिया जाए तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी थोड़ी सी आसान रहती है और जल्दबाजी का शिकार भी नहीं होते हैं। और फिर औरों से मिलना जुलना करना कराना जो भी आपके काम होते हैं खैर ऑफिस में मुकम्मल हो जाते हैं। अगर नहीं भी हो तो टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन कुछ तरफ हम ये भी देखते हैं कि हम जिससे काम लेने जा रहे होते हैं या जिससे हमें ज़रूरत होती है, जिन साहिबा से कि लाइक आज इनसे हमें मिलना है, कल बात हुई थी कुछ, आज कुछ हो गया, अब कुछ और अल्फाज हैं, कुछ और अल्फाजों का चुनाव किया जा रहा है। नहीं, आपने तो मुझसे कमेंट किया था लेकिन मैं शायद भूल रहा हूँ, या शायद कभी कभी गलतफहमी का भी शिकार हो जाते हैं रिलेशनशिप में। अगर हम बात कर लें ऐसे जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात करें या घरों के आस पड़ोस की बात की जाए, तो कुछ का कुछ समझ बैठना, किसी गलत सोच की तरफ चले जाना या औरों की बातों में आ जाना। शायद आपने तो ऐसा कहा था, नहीं मैंने नहीं कहा था ऐसा, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ये कहा था, तो शायद कुछ सुनने में मिस्टेक हो गई होगी। तो सम टाइम इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हो ही जाता है। तो बेहतर है कि वो उसको अच्छे तरीके से सुन लें, समझ लें, और ताकि बाद में आप उसको शक की निगाह से ना देखें। मतलब थिंक पॉजिटिव, तो सारे काम अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हमें जो है डॉक्टर वजीहा ज़फ़र साहिबा ज्वाइन करेंगे और माशाल्लाह से फिर माशाल्लाह हमारे साथ होंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि आया कि लोग होते कुछ अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ, एक अलग ही बेचैनी सी है। तो वेलकम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजीहा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें कि आप अपनी कीमती वक्त में से हमें वक्त दे रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और ये जो आपने टॉपिक रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा लोगों में देख भी रहे हैं रेस्टलेसनेस, बेचैनी। आप कोशिश कर रहे होते हैं राइट, रिश्तों पर ट्रस्ट भी करें, लेकिन उनके अंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस ने डर पैदा कर दिया होता है, जन्म ले लिया होता है उन एक्सपीरियंस की वजह से, डर ने, कि वो, या फिर एक और चीज़ एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुनी सुनाई बातों पे भी बातों पे ट्रस्ट करके भी अपने अंदर बहुत डर बना लेते हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि उनके अंदर अजीब सी बेचैनी रहती है, वो डरे हुए रहते हैं, या फिर वो रिश्तों पे भरोसा नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल बेस लाइन ट्रस्ट वो भी नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा ना, जो मैं सबसे वर्स्ट चीज़ ये कहूँगी जो मैंने ऑब्जर्व की है अपने करियर में भी, प्रोफेशनली भी, पेशेंट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, सबसे ज़्यादा कि जब लोग ट्रस्ट नहीं करते तो उनको बुरा ट्रीट करने लग जाते हैं। एक तो होता है ना कि आप खुद भी एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं, दूसरा फिर होता है कि वो ऐसे इंसान को हर्ट करने लग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये अंडरस्टैंड करने वाली है, जो लाइक साइकोलॉजिकली भी है और रिलीजियसली भी है, कि हम अक्सर सुनी सुनाई बातें या दूसरों के तजर्बात या दूसरों की जो है वो डर, वो अपने अंदर हम उनको स्टेम दे देते हैं, उनको जगह दे देते हैं, जिसकी वजह से हम उसी डर के साथ हम भी अपनी ज़िंदगी आगे कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, हम भी अपनी चीज़ों को उसी तरह चलाना शुरू कर देते हैं। तो दूसरों की बातें या दूसरों के तजर्बे या अपना कोई एक तजर्बा आपको अपने पर हावी नहीं करना चाहिए, हमेशा स्पेस देनी चाहिए न्यू एक्सपीरियंसेस को न्यू तरीके से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है। और हम औरों की बातों पे बहुत जल्दी असर करता है हम पर, और हम बगैर सोचे समझे हम समझते हैं कि वो जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता जो हमारे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि हम अपने आप का ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो वाली बात करें, अगर मैं बात करूँ ऑफिस की बात करूँ, दफातर में काम करने वाले लोग हों या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का लेवल, या हम घर में आ जाएँ तो घर में जो है मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ बनता है, उसमें भी सम टाइम मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो है वो शक व शुबहात आ रहे होते हैं, और मोबाइलों पे स्टेटस लग रहे होते हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन ख़ुद की हिम्मत नहीं होती बात को बैठ के डिस्कस कर लें, वो भी आपका अपना ही है। ये चीज़ें बहन भाइयों में शक व शुबहात किसी न किसी चीज़ पे आ जाते हैं, आस पड़ोस की चीज़ों में आते हैं। तो ये तो औरों की बात नहीं, तो शैतान वाला एलिमेंट आ गया ना, कि हम बीइंग मुस्लिम कि हमें अपने आप पे, हमें नफ्स पे इतना काबू रखना चाहिए अपने आप पे
कि हमें इस तरह अगर आ गए तो फिर तो रिलेशन जो आज के दौर में हो रहा है, जो हमारे दौर में हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी गुजरी है, हमारे आबा अजदाद की ज़िंदगी गुजरी है एक कामयाब ज़िंदगी के साथ, लेकिन आज के इस दौर में हम कुछ और ही मामला देख रहे हैं, जल्दबाजी, उज्जलत और घर टूटते भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर ऐसे ही सिलसिला रहा तो ये किस तरह सॉर्ट आउट होगा? ये सॉर्ट आउट करने के लिए ना हर इंसान को पहले अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। हम बातों की तहकीक नहीं करते, हम चीज़ों के ऊपर देखते नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हम बस उस चीज़ों पे हमेशा, मैंने एक चीज़ बड़ी प्यारी पढ़ी थी कुछ दिन पहले कि जब आप कोई बात सुनते हैं किसी के बारे में और आप वो बात सुन के एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो बात झूठ निकलती है, तो आप भी झूठ को फैलाने में उतने ही गुनहगार होते हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो भी कुछ सुने उसकी पहले तहकीक कर लें। कोई भी चीज़, जैसे किसी ने कहा कि फलां के होटल का खाना तो बहुत बुरा था, उसके वो तो ऐसे ऐसे खाने बनाते, एग्जाम्पल दे रही हूँ बहुत छोटी सी, या किसी के बारे में कह देते हैं कि ये तो जो है रात को 9-10 बजे तक काम करती है, ये तो लड़कों के साथ काम करती है। किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया आपने, आपको पता ही नहीं चला, आपने उसके किरदार पे उंगली उठा दी, बहुत छोटी सी, आपको लगा आपने तो बहुत छोटी सी बात की है, आपने उस झूठ में या जो भी चीज है आपने उसकी किरदारकुशी में उतना रोल प्ले कर दिया। इसी तरह कोई चोरी करता है, बहुत सारी और एग्जाम्पल है। तो जब भी कोई चीज आप सुने उसकी तहकीक करें। लेकिन आपने सवाल किया कि बढ़ती जा रही है तो इसको कैसे रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए सबसे पहली चीज यह है कि हमें अपनी जुबानों का इस्तेमाल, जो हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको लिमिटेड और तहकीक की बेस पे करना चाहिए। हम जितना डर की बेस पे बात करते हैं हम उतना इंतशार फैलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितना इंतशार होगा हम उतना इंतशार अगले की जिंदगी में भी लाएंगे, अगले के गानों में भी घोलेंगे। तो पहली चीज ये है कि अक्सर लोग बहुत नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। एक तो इतना सेल्फ टॉक नेगेटिव होना, लेकिन एक चीज होती है आप इन्वायरमेंट, लोगों के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में भी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को कम करना, रोकना कई दफा लोगों के बस में नहीं होता, बट उसको कंट्रोल करना जुबान तक बस में होता है। चले आप सोच रहे हैं, लेकिन आप मैक्सिमम कोशिश करें कि अपनी जुबान से वो लफ्ज अदा नहीं करें जिससे आपको लग रहा है कि मैंने देखा नहीं है खुद, मैंने सुना नहीं है खुद, मेरे पास उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। थर्डली, कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, मैं हमेशा ये एक्सरसाइज फॉलो करवाती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखें। आप जितना ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं ना फिजिकल कामों में, या किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल तो कोई नहीं भी काम कर पा रही फीमेल तो वो कैंडल मेकिंग भी कर सकती है। इतना प्यारा काम है ये, राइट। जिनको लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, आप कैंडल मेकिंग करें, आप कोई डिजाइनिंग ड्रेस की करें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेल है तो वो जॉब में इस तरह की चीजें, आजकल तो मेल्स का हम बहुत सुन रहे हैं कि वो जॉब में जो है बहुत ज्यादा गलत बातें फैला देते हैं, कोलीग्स के बारे में गॉसिप्स करते हैं। गॉसिप्स जड़ है, मैं ऐड करना चाहूंगी, हमारी जो मेंटल हेल्थ उसकी तबाही की। गॉसिप और कंपैरिजन आजकल ये नहीं है कि हम कंपेयर सिर्फ अपने नेबर के साथ या कोलीग के साथ, आजकल तो हम जो रील देख रहे हैं उसमें भी कंपेयर कर रहे हैं कि उसके पास ये चीज है तो मेरे पास नहीं है, राइट। तो इस तरह का कंपैरिजन जो है वो, ये दो चीजें बहुत डेंजरस हैं, गॉसिप और कंपेयर करना। तो आपने इनको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए अपने जहन को बिजी रखना है और अपनी वर्थ हमेशा याद रखें। फोर्थ में ऐड करूंगी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी कैपेबिलिटी है। लेकिन जब आप दूसरे पे नजर रखना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी कैपेबिलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करते, अपनी वर्थ को नहीं समझते। जितना आप कंपेयर करते हैं उतना ही अपनी वर्थ को गिराते हैं, उतना ही अपने बारे में बुरा अपने बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप वो नहीं है, कंपटीशन में है, आप उस तरह के नहीं है जो वर्थ इट होता है इंसान। ठीक है। तो अपने ख्यालात को दूसरे की बजाय अपनी चीजों में बिजी करें, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाए। फिफ्थ में एक चीज ऐड करूंगी कि वो लोग जो अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा नेगेटिव होना, हमेशा याद रखें ये चीज पहले आपके क्लोज रिलेशंस में स्टार्ट होती है। जब आप अपने रिश्ते में, अपने बहन भाइयों में इतना ज्यादा नेगेटिविटी रखते हैं, ऑटोमेटिकली फिर कोलीग्स में जाता है, फ्रेंड्स में जाता है, अपने इन-लॉज की तरफ जाता है, अपने बच्चों में जाता है। तो पहले बेस लाइन को क्लियर करें, अपने रिश्तों के अंदर जो है पॉजिटिविटी को रखें। अच्छा, एक चीज की बहुत कमी है हमारे अंदर, मैंने खुद भी इस पर वर्क करना काफी लेट स्टार्ट किया था, कि हम फॉरगिवनेस नहीं करते। हम अपने मामलात को अल्लाह पे नहीं छोड़ते, हम अपने मामलात को अगर हल नहीं कर सकते तो अनकंट्रोल इवेंट्स को जहन में चलाते रहते हैं। काश ये हम करते, ये हमारे हाथ में था, ये हमने ऐसा क्यों नहीं किया। वो चीजें जो हम अपने ख्यालात में अनकंट्रोल इवेंट्स को बार बार चलाते रहते हैं,
वो हमारे अंदर गुस्सा और नफरत को जन्म देते हैं। फिर कोई इंसान हमारे साथ, कोई उसने 10 चीजें अच्छी की हैं, एक चीज बुरी कर दी है, हम उस इंसान से नफरत करने लग जाएंगे। और उस इंसान से जब आप नफरत करेंगे तो आपको पता है वो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी खराब करेगी। हम रिलीजियसली साइकोलॉजिकली क्यों हम ये पढ़ते हैं कि माफ कर देना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए, बिकॉज वो हमारी बॉडी सिस्टम ऐसी ही इन्हीं चीजों के लिए बनी है। लेकिन जब हम माफ नहीं करते, सोचते रहते हैं, तो हमारी बॉडी उन नेगेटिविटी से इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को ज्यादा एंजाइटी होती है, बैठे बैठे के लॉस्ट हो जाते हैं, माइंडफुल नहीं रहते हैं और बातों में से नेगेटिविटी निकालने लग जाते हैं। उनके साथ आप कोई नॉर्मल से भी बात कर रहे होंगे, वो कोई नेगेटिव बात पिक कर लेंगे या उसका कोई जवाब देना सोचने लग जाएंगे कि इसने मुझे टॉन्ट किया, मैं उसको कोई जवाब देता हूँ या देती हूँ। तो इस तरह का ज़हन जब चलने लग जाता है तो आप अपनी भी जिंदगी खराब करते हैं और दूसरों की भी। तो ये जो 5 टेक्निक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लिप को रिपीट करके 1 बाय 1 भी जो है ऑडियंस इसको अपने जहन में सेव कर सकती है ताकि इसको अप्लाई करे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत सारी बातें माशाल्लाह आपने 1 गो में कह दी हैं। मेरा कुछ सवाल बनता नहीं कि मैं आपसे कुछ और मज़ीद पूछूं। हकीकत है, वाकई तवक्कुल अल्लाह करें, सब्र करें, वो दरगुजर करें। बहुत प्यारी बात की आपने, और जो कि इसकी कमी बहुत ज़्यादा हम जो है ना नज़र आ रही है। और पहले के लोग जो कामयाब थे उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो सब्र करते थे, और आपने उस पर नज़रसानी की, और आपने काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि आपके इन बातों का असर जो है हमारे देखने वालों पर पड़ेगा जो इधर उधर भटके हुए हैं। तो जो भटके हुए हैं तो कुरान में भी लिख दिया है, तो वो राह रास्त पे आइए और ज़िंदगी को आसान बनाइए। डॉक्टर वजीहा ज़फ़र साहिबा, वक्त की कमी है, सवाल शायद मैं और आपसे पूछता है, लेकिन इंशाअल्लाह फिर आपको दोबारा वेलकम करूँगा और फिर अपनी एक्सपीरियंस आपने शेयर ज़रूर कीजिएगा मज़ीद हमारे साथ, मज़ीदों के साथ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर वजिया हमारे साथ मौजूद थी। बाखूबी अंदाज़ में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें समझाया और बतलाया। बात तो सच है, या बीइंग अ मुस्लिम, ये कुरान में पहले से लिख दिया है। जब ये दुनिया बनी थी तो सब कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया था। लेकिन क्या है कि इंसान शैतान की बातों में आ जाता है, औरों की बातों में आ जाता है, और फिर उन्हीं रिश्तों जो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं दिल की अट्ठा गहराइयों से, आप अभी शादी नहीं हुई होती है तो आप उनसे जो है आपकी जो मंगेतर होती है, फैंसी होती है, उसके साथ एक अच्छा एक खूबसूरत रिश्ता कायम कर रहे होते हैं। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि छोटी खलिश, छोटी छोटी बातें जो है वो आप नोटिस करने लग जाते हैं। तो वही फ़र्क बेहतर एक क्यों कि आपके बड़ों ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी तो आप क्यों नहीं गुजार सकते। उन्होंने भी बहुत सी चीज़ों को दरगुजर किया, तो वो कामयाबी की तरफ आए और आपको परवान चढ़ाए अल्लाह के करम से, और आपकी शादी कराई, और अब आपको राय रास्त पर। तब आपका काम है कि उनको फॉलो करें, अपने सीनियर्स को बातें ज़रूर सुना। ये नहीं कहें कि मैं मुकम्मल हूँ, इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता। और फॉलो करें, दीन को फॉलो करें, तवक्कल करें, तो ज़िंदगी हमेशा कामयाब रहेगी, परेशान नहीं होंगे। ख़ुद बहुत अंदर अंदर जो कुड़ते रहते हैं ना, वो छोड़ दीजिए परवरदिगार पे, कि अल्लाह ताला, हो सकता है शायद मैं जो सोच रहा हूँ और हो सकता है सामने वाले की सोच ना हो, शायद मैंने जो इसकी बात को इस तरीके से ले लिया, हो सकता है ये बात ऐसी ना हो, और हो सकता है अल्लाह की, हमें नो आइडिया अबाउट कि अल्लाह की निगाह में कौन बेहतर है, अल्लाह की निगाह में कौन सही है, उसका अंदाज़ गुफ्तगू, उसका अंदर का सोच विचार, अल्फाज, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ हो, अल्फाजों में कुछ हो, और हम उसको फ़ौरी तौर पर पकड़ लें। तो इसका भी ख्याल रखना होता है कि आप जो सोच रहे हैं, सोच समझ के, ठहर के, तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा करते हुए अमल कीजिए और कहिए और उनसे, और रिश्तों को खूबसूरत बनाइए। इस ब्रेक के बाद हम मिलेंगे जनाब, हर्बलिस्ट होंगे हमारे साथ, कुछ स्किन्स की बातें कर लें, टेक केयर की बात करें, ज़रूरी है। जहाँ ये बात कर ली तो भाई स्किन को निखारना भी है, सेहत बख्श ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जनाब अली और सबकी हाजिरियाँ लगती जा रही हैं, लोग आते जा रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनसे फ़ायदा हम हासिल कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं, और फ़ायदा मिलना चाहिए। आखिर इस टेलीविज़न का मकसद क्या है कि आपके चेहरे मुस्कुराहट, इन्फॉर्मेशन मिले, मालूमात में इजाफा हो सके मज़ीद। वैसे तो अब मोबाइल की दुनिया है, इस गैजेट ने इंसान को मुकम्मल बना दिया, हर इंसान चलता पड़ता है, गूगल है, विकीपीडिया है, लेकिन सम टाइम जो है हम जो है वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल या सुन नहीं पाते, और कुछ का कुछ किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सोच समझ के फॉरवर्ड करें और डिस्कस करें, बताएं, मशवरे दें, हेल्प करें, लोगों की खिदमत करें, और जनाब आखिरत में फिर आपके लिए सब अच्छा होगा। तो जनाब ज़रूरत थी, इससे पहले हम ब्रेक पे थे तो लोगों की सोच विचार के ऊपर बात कर रहे थे कि लोग नेगेटिव हो जाते हैं, गलत सोच ले लेते हैं। तो उसके ऊपर हमारे साथ जो थी वो डॉक्टर वजिया ज़फ़र साहिबा थी, साइकोलॉजिस्ट थी, अब जिनको हमने दावत दी है माशाल्लाह, हर चैनल की जीनत है ये माशाल्लाह, और इनका एक वसी तजर्बा है, हर्बलिस्ट की हैसियत रखती है माशाल्लाह, डोमेस्टिकली इंटरनेशनली माशाल्लाह इनका आना जाना और लोगों की खदमात सर अंजाम दे रही हैं। अल्लाह ताला ने इनको चुना है हमारे लिए, आपके लिए। ये भी खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह ताला किसको चुने। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुमैरा नाज साहिबा,
आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक उस परवरदिगार का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए और अपने कीमती वक्त में से अपने कीमती असासे जो आपके मौजूद हैं, आपने जो लोगों को अब तक पहुंचाए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे हम आपको देखते रहते हैं। आज हमने सोचा कि हमारे चैनल के तवज्जुह से आप हमारे लोगों की क्या खिदमत कर सकती हैं। ज़रूरत है, हर इंसान चाहता है खूबसूरत दिखना, और खूबसूरत दिखने के लिए हम समझते हैं बस ऊपर से ही सारे मामला तय कर लिए जाएँ या अंदरूनी मामलात को बेहतर रखें तो ऊपर निखार आ जाए। ज़रा इस पर रोशनी डालें, फिर आगे बात करते हैं। बेसिकली ये अज़हर आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम सिर्फ ऊपरी अपनी स्किन को लेके बैठे रहते हैं कि हमने स्किन को सही रखना है, स्किन को साफ रखना है। स्किन को भी अगर साफ रखना है या अच्छा रखना है या अपनी ये, क्योंकि ये भी एक हेल्थ के जुमरे में आता है ना, तो आपने स्किन के लिए बहुत सारी चीजें इंटेक भी करनी होती है, बहुत सारी हेल्दी चीजें खानी भी पड़ती है, तब जाके आपकी स्किन जो है वो अच्छी नजर आएगी। स्किन के लिए जो बेहतरीन विटामिन है ना, वो है विटामिन सी। अच्छा। हम आजकल के दौर में अब विटामिन सी क्या हो गया, अब सिर्फ विटामिन सी हम लगाने की जोर दे रहे होते। अरे आप विटामिन सी इंटेक कीजिए। विटामिन सी जितने भी फ्रूट्स, देखो गर्मियां जितनी जब भी आती हैं, विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स आपके पास मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला ने इसीलिए दिए हैं क्योंकि आपके अंदर जिस्म में विटामिन सी की कमी शुरू हो जाती है गर्मियों में। आपका पसीना इतना इखराज होता है कि आपकी बॉडी से बहुत सारे मिनरल्स जाते हैं, विटामिन सी जाता है। तो कोशिश क्यों ना की जाए कि हम वो फ्रूट्स को इंटेक करें विटामिन सी की शक्ल में, मिनरल्स की शक्ल में। हमने हमेशा इंटेक जरूर करना है। दूसरी जानिब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो आ जाता है कि हमने एप्लीकेशन क्या करनी है अपनी स्किन के ऊपर, और सिर्फ फेस पे ही नहीं है, हमने अपने हाथों, पैरों, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको सही रखना है। ऐसा नहीं है कि पता चला आप फेस पे तवज्जो दे रहे हैं, आपकी गर्दन फिर वो रह जाएगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है मेरे पास जितनी भी पेशेंट्स आती हैं, खवातीन खास तौर पे, तो वो उन्होंने गोरा करने की क्रीमें इतनी लगाई हुई होती हैं, वो सिर्फ फेस की हद तक होती है, आपके हाथ, पैर और गर्दन काली नजर आ रही होती है। तो कोशिश करें कि क्यों ना हम ऐसे विटामिन लें कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो साफ होना शुरू हो जाए। तो मैंने हमेशा एक बताया है कि आपका ब्लड साफ करने के लिए एक जड़ी बूटियां, मैं 3 जड़ी बूटियों का मुरक्कब हमेशा बताती हूँ कि आपने लेना है। आपने फिर टिटाई लेनी है, आपने अफसंतीन लेना है, आपने चरायता नेपाली लेना है। ये 3 चीजें हमेशा मैं कहती हूँ, ये पाउडर बना के इक्वल आप रख लीजिए, एम्प्टी कैप्सूल्स में भर लीजिए। 2 कैप्सूल सुबह डेली लेना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका खून साफ होना शुरू हो रहा है, आपका लिवर फंक्शन फास्ट हो रहा है, बॉडी आपकी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी इसके खाने से। ये मैं वो नुस्खा बता रही हूँ कि वाकई इसके खाने से आपके ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर, और बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप खुद फील करेंगे। कलर तो क्या, पूरी बॉडी की हेल्थ जो है ना, वो इस पर डिपेंड करती है, लिवर पे। तो आपका लिवर फंक्शन फास्ट हो जाएगा, आप देखिएगा कि आपकी सारी चीजें एनहांस, आपका कलर, ब्यूटी का जो कलर होता है वो एनहांस होना शुरू हो जाएगा। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक बात हमेशा बताऊं कि देखो, अल्लाह ताला ने जो कुदरती आपको बना दिया ना, उसमें अगर आप कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो फिर वो आप देखो, वो तो मेंटेनेंस मांगता है, पैसा भी मांगता है कि आपने उसकी मेंटेनेंस करके, लेकिन अगर वो छोड़ दोगे ना वो चीजें, तो इंतहाई बुरी शक्ल हो जाएगी आपकी। आपने आजकल देखा होगा कि जो लोग इस तरह के प्रोसीजर्स करवाते हैं, वो अगर छोड़ दें, जरा सी भी टाइम लिमिट लेट हो जाए उनका करवाना, तो उनका चेहरा कितना बुरा हो जाता है। तो क्यों ना हम अल्लाह की बनाई हुई, जो अल्लाह ने हमें जिस तरह बना दिया, उसको थोड़ा सा नक्सक से सुधार लें। इन चीजों की तरफ जाएंगे तो यकीन करो कि आप फिर जो है हर चीज से वो हो जाओगे, महरूम हो जाओगे। आप अपने जो ओरिजिनल चेहरे की वो है ना साफ, उससे खो बैठोगे अपना। सही बात है, वाकई ये बात हकीकत है कि हम असल में हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं ना, यार मैं गोरा नहीं लग रहा, यार मैं, मेरे चेहरे पे दाने। अच्छा, दानों का बड़ा मसला है। एक कम उम्री में हम देखते हैं बच्चों, जब बड़े ग्रोइंग एज में होती हैं बच्चियाँ बच्चे, तो उनके दाने जो है चीक्स पर आना शुरू हो जाते हैं और वो बच्चे उनको ब्रेक कर तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, इसे आम ज़बान में क्या है। इसके लिए कोई टोटका है आपके पास तो ज़रूर बताएं। बिल्कुल है। देखो, जो अभी मैंने कैप्सूल्स बताए हैं ना, ये भी खाएं वो,
दूसरा उन्होंने करना ये है कि फिटकरी का एक पीस ले लें सिंपली, मैं किसी चीज में मिलाने को, मास्क बनाने को, क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम होता है हर एक के पास, हर बंदा कहता है कि जी फास्ट लाइफ है तो हम फास्ट काम करें। एक पीस जो अपना वॉश बेसिन है वहां साइड में जहाँ आपका फेस वॉश रखा होता है वहां रख लीजिए फिटकरी का। जब आप फेस को वॉश कर लें अच्छी तरह तो फिटकरी को गीला करके, या फेस गीला ही होगा तो आपने वो पीस वहां जहां आपके पोर्स एनलार्ज होके आपका एक्नी प्रोड्यूस हो चुका है वहां इसको हल्का सा रब करना है, थोड़ी देर वो रह जाए, ड्राई हो जाए, 10-15 मिनट के बाद आप चेहरे को पानी से धो लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स है ना, जो इनलार्ज होके जिसमें डर्ट चली गई है, उसको क्लेंस करें सबसे पहले। तो फिर वो आप पोर्स देखेंगे वो सुकड़ना शुरू हो जाएंगे। कभी भी आप फिटकरी यूज करें तो आप देखिएगा स्किन पे ना सुकड़ना शुरू हो जाती है वो जगह, तो वो आपके पोर्स जो इनलार्ज हो चुके हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे और बंद होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह की स्किन पे हमेशा याद रखिए क्लिनजिंग जरूरी है, क्योंकि जब पोर्स खुला हुआ होता है तो पोर्स के अंदर जितनी भी डर्टी माहौल है ना, उसमें से मिट्टी, गर्द, जितने भी जरासीम है वो सब पोर्स पे जाके बैठते हैं। वो बैठने के बाद क्या होता है, इनर लेयर पे जाना शुरू हो जाते हैं स्किन की। वो जब अंदर जाते हैं तो जाहिर है वो एक्नी बन जाता है, वो अंदर से पीप, जो भी आप गंद कह लें, वो बंद हो जाती है जगह, फिर वो पेन करना शुरू होता है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट भी आते हैं, जब मैं क्लिनजिंग करने जाती हूँ तो ब्लड आना शुरू हो जाता है उन दानों में से। तो कोशिश करें कि आप उसको क्लिनजिंग कीजिए, अच्छी तरह साफ कीजिए, और जब आपका पूरी क्लीनिंग हो जाए एक्ने की, उसके बाद आके फिटकरी वाला प्रोसीजर कीजिए। तो जैसे ही वो बंद हो जाएंगे पोर्स अपना क्लीन करने के बाद, तो फिर उसमें जगह नहीं होगी अंदर कोई डर्ट की बैठने की। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम अमूमी तौर पर ख़वातीन हम देखते हैं जब दुल्हन के लिए जाते हैं, बनती हैं, तो आईलैशेस जो है वो लगा रही होती हैं, क्योंकि पलकें हमारी जो है वो इतनी नहीं होती घनी जितनी वो चाहते हैं, तो वो कुछ का कुछ समटाइम बहुत हैवी हो जाता है, तो कुछ का कुछ लगने लग जाता है। तो इसके लिए क्या हम इस्तेमाल करें कि हमारे आईलैशेस ग्रो करें और थिक हों, खूबसूरत भी लगी? हाँ, इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि आपके पास कोई आईलैशेस का जो भी आपने आईलैश का लिए यूज़ किया, और मस्कारा का जो एक बॉटल या जार जो भी होता है जो आप यूज़ करते हैं, तो खाली मस्कारे का वो आप उसको अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल और ये आपका जो है क्या कहते हैं एवोकाडो का ऑयल और कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल 1 चम्मच लीजिए, कोकोनट ऑयल 2 चम्मच लीजिए और 2 ही चम्मच एवोकाडो का ऑयल। ये तीनों ऑयल को मिक्स करके आपने उस जार में डाल देना है। आपने मस्कारा की तरह रात को आंखों में नहीं जाना चाहिए, वैसे खैर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर चला भी गया, लेकिन ये कोशिश करें कि सिर्फ पलकों पे वो मस्कारा की तरह वो लगे और रात को लगा के सो जाइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी आईलैशेस सही हो जाएंगी। लंबी तो मैं नहीं कह सकती, वो एक अपनी साफ होती है, लेकिन जहाँ जहाँ आईलैशेस कम हो गई है वो जगह भरना शुरू हो जाएगी। यही चीज़ आप आईब्रो पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने बात की है कि ज़ाहिर है हेयर ग्रो का हम वही माइंड में आता है कि मर्द हजरात जो हैं, और कुछ ख़वातीनों में भी देखता हूँ कि गंजपन जो है वो देख रहे हैं, तो ये इस पर ज़रा आप क्या होगा आपके पास, वो ज़रा बताएं टोटका। देखो गंजपन भी एक तो होता है इनहेरिटेंस में होता है। लोग कहते हैं कि जी इनहेरिटेंस में हमारे पास ये होता, बस सिर्फ ये है कि अगर वक्त से पहले आप इसकी टेक केयर कर लें अपने बालों की, तो गंजपन नहीं आता। गंजपन आता यूं ही है कि जब आप उसे छोड़ देते हैं ना उसके हाल पे। देखो जैसे बॉडी को फूड की, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह मेरी नानी ने तो यही कहा था और हमने भी यही पढ़ा है कि ग़िज़ा है बालों की ऑयल। आप एक तो खाना लें, अखरोट बेहतरीन ग़िज़ा है आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए। ये दोनों चीज़ें, अखरोट और बादाम, ये दोनों मिला के अगर आपने खाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा खा लें, जरूरी नहीं कि आपने बहुत सारा भर भर के खाना है। अखरोट का इस्तेमाल कीजिए, ओमेगा 3 होता है अखरोट के अंदर, इसलिए मैं कह रही हूँ, और मेथी दाना के अंदर। तो मेथी दाना आप खा भी सकते हैं और आप लगा भी सकते हैं। जो गंजपन वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए अगर बेहतरीन नुस्खा है ये, आपने मेथी दाना, चावल और कलौंजी, ये तीनों चीजों को आपने रात को भिगो देना है 1-1 चम्मच, और सुबह इसका बारीक सा पेस्ट बनाएं, और कोई भी ऑयल जो आप लगाते हैं मिक्स करके ये एक बहुत बेहतरीन सा मास्क बन जाएगा। ये मास्क बना के आपने जड़ों में भी लगा लेना है, बालों में भी लगा लेना है। 2 घंटे रखने के बाद इसे अच्छी तरह वॉश कर लीजिए पानी से। आप देखेंगे कि आपका बाल जो है सॉफ्ट भी हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद आपके बाल आना भी शुरू हो जाएंगे रूट से। लेकिन ये वो लोग करें जिनके बाल गिर रहे हैं,
जो गिर चुके हैं अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बॉलनेस आ जाती है ना बालों में सर के ऊपर, तो फिर वो वहां से रूट्स डेवलप नहीं होती है। और किसी भी प्रोसीजर्स पे जाने से पहले जरूर ये देख लीजिए कि आपके पास बालों के नीचे रूट, वो सर के स्कैल्प के नीचे रूट्स हैं या नहीं है। नहीं होती तो फिर वो रूट्स नहीं आती है। वो भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स हैं, वो बहुत सारे वो करते तो हैं लोग, लेकिन वो भी निकल जाता है बाद औक़ात, क्योंकि रूट्स नहीं होती नीचे, इसलिए वो निकल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ड्राइनेस जैसे तो सर्दियों में आती है, अमूमी तौर पर हम कुछ लोगों को देखते हैं, ख़ासतौर उन लोगों को जो पानी, जैसे बुढ़ापे की हम बात करें, उम्र रसीदा अफराद जो होते हैं वो पानी कम पीते हैं, उनको एक लाइक बाबा पानी पी लें, मम्मा ये खा लें, आप मतलब हम फोर्स करते हैं बच्चे या दीगर, लेकिन हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि उनको ड्राइनेस स्किन की यानी ख़ारिश होती है, और वो ख़ारिश समटाइम हाँ कहते हैं कि यार ये बड़ी मज़े की ख़ारिश दल चाहता है, बस खुजाए जाओ और वो फिर रेडिश टोन में चला जाता है। वो क्यों होती है, उससे कैसे बचा जाए? वो पहली बात तो ये है कि हम जो है ना सर्दियों में खास तौर पर स्किन के ऊपर गर्म पानी यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा गर्म पानी बॉडी के ऊपर ड्राईनेस लाती है, आप इससे बचिए। और अगर आप शावर लेकर आए तो फौरन 1 कप, मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 डोंगा जो लास्ट का होता है उसके अंदर आप थोड़ा सा कोई ऑयल, ऑलिव ऑयल होता है, वो मिक्स करके जैसे ½ टीस्पून वो ऐड करके पूरी बॉडी पे डाल दें, ताकि वो बॉडी जो है वो सॉफ्ट रहे, आपको कोई लोशन लगाने की भी नीड नहीं होगी। प्लस ये कि कोई विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए पानी के अंदर। आपने कोई जूसेस लेने, लेमन जूस है या ऑरेंज आते हैं, सर्दियां आने से पहले ऑरेंजेस आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि आप खाएं। मैं अभी से बता दूं, सर्दियां, क्योंकि लोग ना भूल जाते हैं इस चीज को, सर्दियां आने से पहले आपके पास ऑरेंज की फॉर्म में एक मिठा आता है। वो मिठा आपकी हड्डियों के लिए, जो ग्रीन कलर का होता है ना ऑरेंज आने से पहले, तो वो आपने जरूर खाना है। वो थोड़ा सा टेस्ट में कड़वा जरूर लगता है, वो खाना, इसका जूस वूस मत बनाइएगा। उससे आपको क्या होगा, आने वाली आप सर्दी, खांसी, नजला, हड्डियों का दर्द, इन सब से बचेंगे। ये थोड़े टाइम के लिए आता है, ये जरूर खाइए। उससे आप ये कि आपकी जो बॉडी की प्रॉब्लम्स है ये भी नहीं होगी। प्लस ये कि अगर किसी को खारिश हो रही है, क्योंकि ये जो इंडिकेशंस होती है ना, ये सोराइसिस पे चली जाती है। सोराइसिस में पूरी बॉडी में, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि खारिश शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाती है और बॉडी पे से आहिस्ता आहिस्ता फिर स्केल्स बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर इस तरह की कैफियत हो रही है तो आपने 100 ml ग्लिसरीन लेनी है और 200 ml आपने इसमें सरसों का तेल ऐड करना है। ये मिक्सचर बना के रख लीजिए, जब भी आप लगाएं इसको शेक करके अच्छी तरह बॉडी पे लगाएं। ये सोराइसिस के पेशेंट भी लगा सकते हैं, जो इस तरह के पेशेंट हैं, ये लगा के अपने काम कीजिए, जो भी है, रात को सो जाइए, आपको खारिश भी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली वो मॉइस्चर मांगती है ना बॉडी, वो बॉडी वहां से ड्राई हो रही है। ठीक। बहुत सारी गुफ्तगू भी बाकी है, बहुत सारे सवालात हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं। इस छोटे से ब्रेक, जब तक आप ये जो मैडम ने बताया किसी को खुश्की हो रही है, अमल करें ज़रा, फिर बताएं मुझे। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके खिदमत में हाजिर है और मालूमात में इजाफा कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और आप तक हमारी टेलीविज़न की तवज्जो से मेरी टीम और इस सिटी 21 आपके साथ, हम साथ, आपके साथ, हम साथ। और हमारे साथ हैं हर्बलिस्ट नामी गिरामी शख्सियत के आमिल हैं खातून हुमैरा नाज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनसे बहुत कुछ हम टोटके जो है वो ले रहे हैं और आप उसको नोट करें तो अब दोबारा आप अपने कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए या मोबाइल को रिकॉर्डिंग में डाल लीजिए। अच्छा, वंस अगेन आपको वेलकम करेंगे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि हम इससे पहले थे ड्राइनेस के ऊपर ना, हम बात करते हैं ड्राइनेस से चले जाते हैं खुश्की, जो बालों में खुश्की का होना। तो क्या खुश्की होने से क्या बाल झड़ शुरू हो जाता है, बाल गंजपन में आ जाता है? तो अगर आता है तो बताएं, नहीं आता तो बताएं, और इससे कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी मना किया कि गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा सर्दियों में। हम लोगों का ये आदी होते हैं, हम लोग के शावर के नीचे सर को कर देते हैं और गर्म खौलता हुआ पानी पूरी बॉडी पे। तो ये जो गर्म पानी है ना, ये आपके पोर्स को बंद कर देता है, बेसिकली क्लॉग कर देता है, और जिसकी वजह से बॉडी, जो स्कैल्प है वो सांस नहीं लेता है। जो स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं ना, वो सांस लेने की उनकी जगह बंद हो जाती है। तो कोशिश करें कि हम नॉर्मल पानी से सर को धोएं। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने हमेशा बताया है कि आपने सरसों का तेल लेना है, तो 2 चम्मच या 3 चम्मच अकॉर्डिंग टू योर हेयर, आपके कितने बाल हैं, आपको कितनी नीड है, ठीक है ना, इतना आप दही ले लीजिए। 2 से 3 चम्मच बहुत होते हैं खाने के। उसके अंदर आपने 2 चम्मच ऑयल सरसों का ऐड किया और थोड़ा सा लेमन,
यानी हाफ लेमन के करीब आप इसे स्क्वीज कर लीजिए। ये अच्छी तरह फेंट के ना जड़ों में, बालों में ये मास्क के तौर पे लगा लीजिए। ये आपका मास्क आपकी डैंड्रफ को उखाड़ के फेंक देगा, निकाल देगा। ये आपने हफ्ते में 2 दफा जरूर करना है अगर आपको सीवियर डैंड्रफ है तो। ये डैंड्रफ के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश एलोवेरा का जेल भी ऐड कर दीजिए। अच्छा। ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी डैंड्रफ को तो खत्म करेंगी ही, आपकी जो स्कैल्प पे जो ड्राई होने जा रही है, बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, इसको ये मॉइस्चर भी करेगी। बेसिकली हम जितनी भी स्किन की जहां भी बात करें ना, स्किन के देखिए 2 क्वालिटीज होती है। या तो बहुत ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, या तो बहुत ऑयली हो जाती है जिससे आपके पोर्स में खुल जाते हैं स्किन के और सारी डर्ट अंदर जा रही होती है। उससे क्या होता है, स्किन के नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं, सीबम जो होता है, वो उसकी एक्सक्रीशन शुरू हो जाती है। ये जो सीबम है ना, हमने इसको बैलेंस रखना है स्किन के अंदर। अगर सीबम की अनबैलेंसिंग हो गई तो आप समझ लें कि या तो ड्राइनेस की तरफ जाएगी स्किन या फिर एक्ने की तरफ जाएगी। तो हमने सीबम को बैलेंस रखना है, जिसके लिए हमने स्किन को नॉर्मल बैलेंस करके मॉइस्चर रखना है। ना बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करना है, ना बहुत ज्यादा हमने उसको ड्राइनेस पे रखना है। तो कोशिश करें हमेशा स्किन को बैलेंस कीजिए। फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी कीजिए, ताकि आपकी स्किन अच्छी तरह, आपकी जो फाइन लाइंस हैं ये खत्म हो जाए और बहुत सारी चीजों से बचा जाए। तो स्किन की फेशियल एक्सरसाइजेस भी होती है। ये जो हम फेशियल्स, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया ना कि हम फेशियल करा के आएंगे तो हम गोरे हो जाएंगे। फेशियल का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो गोरा होने के लिए नहीं होता। हमारी स्किन, हमारे फेस के ऊपर 14 फेशियल बोन्स होती है। हमने उन बोन्स को रिलैक्स देना होता है। उस रिलैक्सेशन की वजह से आपकी स्किन ग्लो कर रही होती है। तो जो बोन्स हैं, हम उसको जब प्रेशर मसाज देते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है। तो गोरा होना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। फेशियल की एक्सरसाइज, फेस की एक्सरसाइज करना होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अक्सर बेशतर मुख्तलिफ मकामात जिस्म के या गर्दन के सिरों पर हम बात कर लें, काले धब्बे यानी काली लाइन, जिसका मुँह में तो हम समझते हैं शायद ये कोई मैल है यार, शायद हाथ नहीं पड़ रहा सही से, मैं वॉश नहीं कर पा रहा। आर्मपिट के अंदर हम देखते हैं ब्लैक जो है वो नज़र आ रहा होता है कि यार ये स्किन जो, हाँ, ये क्यों होती है, इससे कैसे बचें और क्या इस्तेमाल करें? देखिए, बाज़ औक़ात तो ज़ाहिर सी बात है कि आप वॉश नहीं करते हैं सही से, तब भी होता है। प्लस ये कि आप जब सन एक्सप्लोजर में जाते हैं, जो एरिया सन एक्सप्लोजर में आते हैं, उनकी वजह से भी होता है। और तीसरी खास वजह ये भी होती है कि आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। अच्छा। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से आपकी गर्दन काली होती है, आपके आर्मपिट ब्लैक होते हैं, आपके नकल्स ब्लैक होते हैं। तो इनको दूर करने के लिए सिंपली एक तरीका है कि आपने लेना है मीठा सोडा, उसमें थोड़ा सा आप बेसन ऐड कीजिए, चावल का आटा ऐड कीजिए और दूध या बालाई से इसको अच्छी तरह पेस्ट बना के आपके जो ब्लैक पैचेस हैं ये आपने वहां पर अच्छी तरह अप्लाई करना है। थोड़ी देर के लिए स्टे कर दीजिए। स्टे करने के बाद 15 मिनट्स के बाद जब ये 60% ड्राई हो जाए तो आपने ऐसे राउंड मूवमेंट में इस तरह मसाज करते जाना है। आपने गर्दन पे भी, जहां आपके नकल्स हैं, आपके आर्मपिट्स हैं, उस पे लगा के अच्छी तरह मसाज कीजिए। उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये आपने डेली करना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आपकी स्किन जो है वापस अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाएगी। और जो मैंने अभी आपको चरायता, नेपाली, अफसनतीन और भुटकटाई वाला नुस्खा बताया है, वो नुस्खा वो खाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला उनके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे और ये जो कलर का प्रॉब्लम हो रहा है, डीकलराइजेशन हो रही है, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे एक वाज़ेह कर दीजिएगा कि ये प्रेगनेंसी में भी क्या ये जो मेडिसिन आपने जो तरीक़ेकार बताया है ये टेक कर सकते हैं? देखो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन मेरे जितने भी पेशेंट हैं मैं उन्हें मना करती हूँ। एट अ सेफ साइड हम इस तरह की कोई मेडिकेशन ना लें उस दौरान जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड इस तरह की चीजें होती है। नुकसान तो नहीं देती है लेकिन मैं नहीं देती। मैं प्रेफर कोई भी इस तरह की मेडिसिन नहीं करती हूँ कि आफ्टर प्रेगनेंसी यूज कर लीजिएगा। हाँ, अप्लाई करने की चीजें आप अप्लाई कीजिए, खाने की मेडिसिन आप आफ्टर प्रेगनेंसी यूज कीजिए। ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा, एक चीज़ आती है कि जैसे मैंने कहा मार्क्स होते हैं अंडर आर्म्स में और आर्मपिट में, तो अब बात करते हैं कि कराची जैसे शहर में एक तो नमकियात, नमी, मॉइस्चर और आपका अपना पसीना और फिर उसके बाद एक स्मेल। लेकिन अब पंजाब में जाएँ, KPK में जाएँ तो वहाँ ये एलिमेंट थोड़ा कम दिखाई देता है। कराची में थोड़ा सा ज़्यादा है।
इसको कैसे रोकें, क्या हम करें, क्या रोल ऑन इस्तेमाल करें, स्प्रे इस्तेमाल करें या फिटकरी इस्तेमाल करें? बहुत से लोग बहुत से मशवरे देते हैं, कैसे जान छुड़ाएं इससे? हाँ, देखो हमने आजकल ना हम रोल ऑन तो यूज करते हैं, लेकिन हम जितने फ्रेग्रेंस वाले रोल ऑन यूज करेंगे, जितने ऐसे यूज करेंगे कि जो कि स्टे कर जाते हैं 40 आवर्स के लिए भी होते हैं, 42 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए स्टे कर जाता है, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारे जितने भी देखो पोर्स, मैंने हमेशा कहा है कि सांस लेने के लिए होते हैं, अगर हम उसे क्लॉग कर देंगे आर्म पिट के खास तौर पे, तो वो फिर क्या होता है आपकी और बीमारियां पैदा करते हैं। कोशिश करें इस तरह की चीजें लगाने से बेहतर है कि आप ये जो फिटकरी मैंने बताया है बेहतरीन है, फिटकरी यूज करना, आप फिटकरी यूज कीजिए। फिटकरी से ये है कि वो आपको नुकसान नहीं देगी और आपकी स्मेल भी खत्म होगी। अगर किसी के स्मेल भी होती है तो वो खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला उसके लिए फिर आप ये है कि कोई भी पाउडर होता है वो यूज कीजिए, और बहुत सारे ऐसे डिओड्रेंट भी आते हैं जो कि कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन इनके वो आपके लिए सही रहते हैं। वो जो लिक्विड वाले होते हैं ना वो ज्यादा बेहतर रहते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देते हैं रोल ऑन डिओड्रेंट। दूसरा ये कि मैं एक चीज और असर बताती चलूं कि लोग सब चीजों पे तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन अपने ये चीजें ना क्यूटिकल, आप इनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन खवातीन को ये महंगा भी लगता है क्योंकि सैलून्स में जाना, मैनिक्योर और पेडिक्योर कराना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि एक मैनिक्योर 1500 to 2000 का होता है और वो एवरी वीक या एवरी मंथ खवातीन बाहर नहीं जाती हैं। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप एक तो ग्लव्स पहन के बर्तन धोया करें, ठीक है। दूसरा, अगर नहीं कर सकती हैं तो मैंने हमेशा बताया है जो फालतू जो टूथ ब्रशेज हो जाते हैं ना उसे फेंके मत। आपने करना ये है कि आपने कोई भी टूथपेस्ट जो भी आप यूज करते हैं, टूथपेस्ट के ऊपर आपने मीठा सोडा स्प्रिंगल करना, थोड़ा सा लेमन जूस, उसके बाद आप उसको इस तरह जैसे आप दांतों पे ब्रश करते हैं इसी तरह आप अपने नाखूनों पे कीजिए। आप ये सारे मैल भी खत्म हो जाएगा, क्यूटिकल भी रिमूव हो जाएंगे और आपके नेल्स भी शाइन करना शुरू हो जाएंगे। ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत सारी चीज़ें आपने माशाल्लाह हमारे नाजरीन को, देखने वालों तक पहुंचा दी अपने वसी तजुर्बे से। वक्त की कमी है, इंशाअल्लाह ताला फिर आपको बुलाएंगे, दावत देंगे। मिस सुमैरा नाज, आप हर्बलिस्ट हैं, हैसियत रखती हैं माशाल्लाह से, आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब अली, मिस सुमैरा साहब हमारे साथ मौजूद थी और बखूबी ज़बरदस्त अंदाज में अपनी चीज़ों को उन्होंने बताया। जिस हद तक हम इसको कवर, टॉपिक बहुत बड़ा है और क्या क्या पूछें, आगे प्रोग्राम है उसमें हम सबको बुलाते रहेंगे। शाह नज़ीर साहब भी होते हैं हमारे साथ और दीगर ऐसे हर्बलिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं और सारे वो लोग जो हम आम ज़िंदगी में जिस मुश्किलात से दो चार होते हैं उससे तो काउंसलिंग के लिए हमारे पास डॉक्टर्स भी होते हैं। तो ये एक ऐसा इदारा है जो हम ऐसा एक चैनल, एक ऐसा प्रोग्राम है हमारा जो हमारी टीम ने आपके लिए एक तैयार किया है, जिससे आप हमेशा फ़ायदा ही हासिल करेंगे। और किसी को प्रमोट करना है तो वो भी हमारा एक मकसद है कि आपके चेहरों के साथ मुस्कुराहटें लगे रहें। तवक्कल अल्लाह करें, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए और मजबूती से अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लीजिए और सब्र कीजिए। कोई मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। ख़ुद फैसले ना करें, फैसले करें लेकिन जज्बाती फैसले ना करें, औरों की बातों में ना आए, औरों को कहने में ना चलें। नेगेटिविटी को दूर, फर्स्ट थिंक इज पॉजिटिव। फिर आप देखेंगे कि कितना अच्छा लगेगा, आपको अंदर से सुकून मिलेगा जब अल्लाह पे छोड़ देंगे आप। तो हुकूक़ुल इबाद, हुकूक़ अल्लाह पर काम करना है हमने। कुरान मजीद की तिलावत करें, समझें, सबसे बड़ी बात पढ़ना नहीं, समझना बहुत ज़रूरी है और पढ़ कर अमल भी करना उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ भी ज़िंदगी है और उसके बाद की ज़िंदगी, दोनों के लिए तैयारी भी करनी है। बड़ों से इज़्ज़त से पेश आएँ, प्यार करें, जल्दबाजी ना करें। आज का बच्चा बहुत जल्दबाज हो चुका है, तेज़ी के साथ चाह रहा है, लेकिन जल्दबाजी कहते हैं वो आम ज़ुबान में कहावत कीजिए शैतान का काम होता है, तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो नहीं हो पाएंगी आपसे इंशाअल्लाह ताला। कल फिर दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे। अब जाएंगे, टेक ऑफ का वक्त हुआ जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जो खाना पकाना तैयार करना है वो करें, आज के सारे काम आराम से तसल्ली से करें, नहीं हो तो जल्द परेशान ना हो, चिल करें, ठीक है जी। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग और अपने टीम के साथ दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, लाने के बाद।